हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम लोग इतिहास को सीखने की कोशिश करेंगे आज, और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि इतिहास का वर्गीकरण कैसे किया जाता है और किन किन आधारों पर किया जाता है। तो इतिहास के वर्गीकरण में दो आधार मुख्यतः माने जाते हैं। पहला होता है विचारधारा के आधार पर, यानी विचारधारा हमारी कैसी है और क्या हम सोचते हैं, उसके आधार पर इतिहास का वर्गीकरण किया जाता है। और दूसरा होता है लेखन कला के विकास के आधार पर। ठीक है, तो दो मुख्यतः आधार माने जाते हैं। अब विचारधारा के आधार पर जो इतिहास का लेखन होता है उसे हम पुनः दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा साम्राज्यवादी विचारधारा और दूसरा होता है हमारा राष्ट्रवादी विचारधारा। तो साम्राज्यवादी विचारधारा और राष्ट्रवादी विचारधारा। तो देखिए क्या है कि जो साम्राज्यवादी विचारधारा है वो अंग्रेजों की देन है। किसकी देन है? अंग्रेजों की। इसके अंतर्गत अंग्रेज क्या करते थे भाई, वो उपनिवेश अपना बनाते थे। उसी क्रम में भारत को भी अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश बनाया। तो सबसे पहले तो उन्होंने नस्लवाद का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? नस्लवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, नस्लवाद का सिद्धांत दिया। फिर उसके बाद जो है संप्रदायवाद का सिद्धांत दिया। नस्लवाद के सिद्धांत में क्या था? वाइट बर्डन थ्योरी, यानी श्वेत नस्ल का सिद्धांत सुना होगा आप लोगों ने। तो उसके अंतर्गत अंग्रेज अपने आप को उच्च नस्लवाद के मानते थे और भारतीयों को निम्न नस्लवाद के मानते थे। ठीक है, और उसके बाद संप्रदायवाद के अंतर्गत उन्होंने जब इतिहास लेखन का कार्य किया तो उसे दो भागों में बांटा, हिंदू काल और मुस्लिम काल। और इन दोनों के बीच के मध्य का विभाजक जो रेखा है वो किस आधार पर पहले नस्लवाद का नाम दिए और फिर संप्रदायवाद का नाम दिए? वो है 1857 की क्रांति। यानी इसके बाद ही इन्होंने संप्रदायवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले साम्राज्यवादी विचारधारा क्या है। तो साम्राज्यवादी विचारधारा के अंतर्गत दो हमारे मुख्यतः इतिहासकार शामिल हैं। एक हैं जेम्स मिल साहब। 1806 से 1818 के बीच में उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी। और दूसरे जो इतिहासकार हैं आर्थर स्मिथ साहब हैं, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, यानी भारत का प्राचीन इतिहास नामक पुस्तक लिखी। और इन दोनों ने धर्म व संप्रदाय के आधार पर जो है इतिहास को बांटने का काम किया। तो इसके अंतर्गत इन्होंने इतिहास को जब बांटने का काम किया, इतिहास लेखन का कार्य किया, तो उसे पहले नाम दिया हिंदू काल, फिर मुस्लिम काल और फिर नाम दिया ब्रिटिश काल। यानी ब्रिटिश काल को आधुनिक काल उन्होंने माना। हिंदू काल वह काल है जब सल्तनत काल के पहले का काल था, उसे हिंदू काल माना। मुस्लिम काल सल्तनत काल से लेकर के और पूरा मुग़ल साम्राज्य तक, मुग़ल साम्राज्य के विघटन तक मुस्लिम काल को माना। और ब्रिटिश काल जो है उसे आधुनिक काल के रूप में माना। तो साम्राज्यवादी विचारधारा जो है वो अपने
हित के लिए बांटो और राज करो की नीति के अंतर्गत हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल यानी आधुनिक काल में इतिहास को बांटा। आइए अब देखते हैं राष्ट्रवादी विचारधारा के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो इसमें हमारे जो राष्ट्रवादी विचारधारा के मुख्य जो समर्थक हैं वो है आर.सी. मजूमदार साहब। आर.सी. मजूमदार साहब और आर.सी. मजूमदार साहब ने क्या किया कि जो इतिहास है उसको समझने के लिए कालखंडों व घटनाओं को आधार बनाया। कालखंड और घटनाओं को आधार बनाकर उसका विभाजन किया। तो इन्होंने उसके लिए कौन कौन से समाज में परिवर्तन हुए और कैसे कैसे घटनाएं हुई, कौन कौन सी घटनाएं हुई, उसको आधार बनाया। तो समाज में जो भी परिवर्तन हुए, जैसे सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, इन तीनों के आधार पर जो है इतिहास को बांटने का काम किया। तो आर.सी. मजूमदार साहब के अनुसार 3 कालखंडों में इतिहास को बांटा गया है। प्राचीन काल यानी सामंतवाद से पूर्व का दौर, मध्यकाल यानी सामंतवाद का दौर और आधुनिक काल यानी सामंतवाद और उसके पश्चात का दौर। ये है हमारा राष्ट्रवादी विचारधारा के अंतर्गत इतिहास का काल विभाजन। ओके, अब देखिए तीनों की प्रवृत्तियां क्या थीं। भारत में प्राचीन काल की प्रवृत्तियां क्या थी, भारत में मध्यकाल की प्रवृत्तियां क्या थी, भारत में आधुनिक काल की प्रवृत्तियां क्या थी। इन तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भारत में प्राचीन काल की प्रवृत्तियां, भारत में मध्यकाल की प्रवृत्तियां और भारत में आधुनिक काल की प्रवृत्तियां। ठीक है, तो भारत में प्राचीन काल की जो प्रवृत्ति थी ये हमारी सभ्यता की नींव थी। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है? ये हमारे सभ्यता की नींव है। लगभग 5000 BC के आसपास की ये सभ्यता, और आज भी उसके कुछ अंश जो है सतत चले आ रहे हैं, यानी उनमें निरंतरता बनी हुई है। और दूसरा पॉइंट क्या है? भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रारंभ का दौर था। उस समय जो संस्कृति थी, जैसे स्वास्तिक, जैसे उस समय जो लोग रहते थे अपने घर बना करके, वो क्या सांस्कृतिक, और उनके जो मूल्य थे वो उसका प्रारंभिक दौर था। और मूल्यों का निर्धारण और उनका निर्माण, मूल्यों का निर्माण और उनके सीखने का दौर था। किसी राष्ट्र के लिए मूलभूत तत्वों का निर्माण होता है। जब कोई उसका मूल्य निर्माण होता है तो वह दौर होता है जो किसी राष्ट्र के मूल्य का निर्माण का प्रारंभिक दौर होता है। अब आइए मध्यकाल की प्रवृत्तियां देखते हैं। यह काल जो है जड़ समाज था और परंपरावादी था, रूढ़िवादी था। यानी जड़ता मतलब यथास्थिति को बनाए रखना, और परंपरावादी मतलब जो भी चले आ रहे हैं समाज में मान्यताएं, उनको जारी रखना। इस समाज को आधुनिक बदलाव स्वीकार भी नहीं था। जैसा कि जड़ता का काल था तो बदलाव करने के मूड में ही नहीं था। व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण धर्म था। आप देखे होंगे कि मध्यकाल में किस तरीके से धर्म हावी हो गया था और व्यक्ति को तवज्जो न दे करके धर्म को महत्व दिया जाता था। तो इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। ये समाज जो था मानव की मान्यताओं को मानता था, यानी मानव की मान्यताओं पर आधारित था, जानवरों की मान्यताओं से कोसों दूर था।
यानी इसमें तर्क करने की क्षमता नहीं थी, सिर्फ ये मानता था कि जैसा है वैसा बस मान लो और इसके पीछे तर्क नहीं करना है। ठीक है, तो ये है मध्य काल की प्रवृत्तियाँ। अब देखते हैं आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ क्या थीं। भारत में आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ जो है ये निरंतर अभी जारी है। तो ये जो आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ हैं ये मध्यकालीन मान्यताओं को तोड़ता है पहले की, सबसे पहले, जैसा कि जड़ समाज, परंपरावादी, रूढ़िवादी, इन सब मान्यताओं को तोड़ता है। इस समाज में समस्या पर संवाद किया जाता था तथा निराकरण का प्रयास जागरूकता से किया जाता था। ठीक है, और इस मध्यकाल में क्या होता था, संवादवाद कुछ नहीं, जो राजा ने कह दिया वही सत्य है और उसी को अमल करना पड़ता था। लेकिन आधुनिक काल में क्या हुआ कि जो भी समस्या होती थी उसके निराकरण के लिए एक दूसरे से बात करके और उसका हल निकालने की कोशिश की जाती थी। और आधुनिक काल की मुख्य प्रवृत्ति क्या थी, समाज में तर्क था, विज्ञान एवं मानवता का स्थान सर्वोच्च तथा परंपरा का स्थान गौण था। ठीक है, यानी तर्क और विज्ञान और मानवता को ज़्यादा महत्व दिया गया, परंपरा को दूसरे स्थान पर रखा गया, यानी उसकी वैल्यू कम थी। मानव धर्म के लिए नहीं बल्कि धर्म मानव के लिए है, यहाँ व्यक्ति का स्थान सर्वोच्च माना गया था और धर्म का स्थान गौण माना गया था। ठीक है, तो तीनों काल की प्रवृत्तियाँ देख लिए। अब आइए हम लोग देखते हैं लेखन कला के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो लेखन कला के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण, तो इसमें सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये तीन कालखंडों में विभाजित है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, और इनकी सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो आइए विशेषताओं को देखते हैं। प्रागैतिहासिक, इसमें क्या है, लिखित साक्ष्य का अभाव है, जानकारी केवल किससे प्राप्त होती है, पुरातात्विक स्रोतों से। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं, जैसे कोई भी गुफा हो गया, कोई भी पत्थर हो गया, उस पर कोई भी संरचना उकेरी गई है, कोई भी चित्रकारी की गई है, तो वो क्या कहलाते हैं, पुरातात्विक स्रोत। या मटके हो गए, मनके हो गए, ये सब क्या है, पुरातात्विक स्रोत। तो इनके आधार पर इसको बांटा गया है। तो इसमें क्या है कि पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल, ये दोनों जो है किसके अंतर्गत आते हैं, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, प्राप्त साक्ष्यों एवं उपकरणों के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को भी पुनः हम तीन भागों में बांटते हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे 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 जब बढ़ेंगे तो देखते चलेंगे। बस अभी इतिहास का वर्गीकरण जो है कैसे किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, लिखित साक्ष्य तो मिले परंतु पढ़ा ही नहीं जा सका। जैसे कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2350 बीसी से 1700 बीसी के बीच माना जाता है। इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले पर उनको पढ़ा ही नहीं जा सका और अभी भी उसको पढ़ने के क्रम में कोशिश किए जा रहे हैं। दूसरा हमारा वैदिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल में भी यहाँ भी पढ़ा नहीं जा सका। और वैदिक काल को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल हमारा कब से कब तक था, 1500 बीसी से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी। अब आते हैं हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल।
तो इसमें क्या हुआ, लिखित साक्ष्य भी मिले और उन्हें पढ़ा भी गया। तो पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ साहित्यिक साक्ष्य एवं विदेशी यात्रियों के विवरण से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होते हैं तथा ये पठनीय भी हैं। अब इनको पुनः हम लोग बांटते हैं प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और आधुनिक विश्वकाल। तो प्राचीन काल में आप लोगों ने देखा होगा कि महाजनपद काल, मगध साम्राज्य का उद्भव, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, फिर हर्षवर्धन काल। और मध्यकाल में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से 1207 के बाद जो है लगभग 1700 यानी 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के बीच का संक्रमण काल मध्यकाल और उसके बाद का काल आधुनिक काल माना जाता है। तो ये थी दोस्तों हमारे इतिहास का वर्गीकरण। ठीक है, किस आधार पर किया जाता है और कैसे किया जाता है, बस हम लोगों ने शॉर्ट में देखा। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि हम आने वाले समय में आपके लिए और भी इससे बेहतर वीडियो बना सकें। और हाँ, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे ग्रामीण समाज में जो हमारे छात्र छात्राएं रहते हैं, जिन्हें महंगी कोचिंगों को करने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाता है, तो उनके लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। साथ ही साथ जो भी इतिहास को समझना चाहते हैं या कोई अन्य विषय भी समझना चाहते हैं, वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। उनका तहे दिल से स्वागत है और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि हम आने वाले समय में आपके लिए और भी बेहतर कुछ कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।